नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका अगला पेपर लास्ट पेपर सोशल साइंस का है। मैं सोशल साइंस के मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ये सिविक्स जो पार्ट है, लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड जो पार्ट है बुक का, उस बुक का पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मोस्ट हैं वो उनको पूरा कवर किया गया है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना है और कल की एक स्पेशल क्लास होगी मानचित्र अभ्यास की, उसको देखना ना भूलें उस वीडियो को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखो, सत्ता की साझेदारी 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। संघवाद से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मसले 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। राजनीतिक दल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। लोकतंत्र के परिणाम 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार टोटल जो लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड जो है उसमें से 15 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का है। किस देश का है? यूरोप महाद्वीप का। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। श्रीलंका जो भारत का जलीय पड़ोसी देश है वो 1948 में बना। श्रीलंका की राजभाषा 1956 में किसे घोषित किया गया? सिंहली को। गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध मतलब अपने ही देश के अंदर होने वाला युद्ध जिसमें विरोधी समूह सम्मिलित होते हैं। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों के नाम बताओ। तो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों के नाम द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सरकार के अलग अलग अंग कौन कौन से हैं? तो देखो, सरकार के अलग अलग अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के प्रमुख अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसमें, बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? तो बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। बहुसंख्यक का मतलब होता है ज़्यादा, संख्या में ज़्यादा। अगला प्रश्न है, अब अगला चैप्टर है संघवाद। इसमें से कितने अंक के पूछे जाएंगे? 4 अंक के। ये दे रखा है यहाँ पर 4 अंक, तो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, संघवाद का क्या अर्थ है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी होती है, उसे संघवाद कहते हैं। सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार के पास, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 होती है, तो सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, उसे हम अधिकार क्षेत्र कहते हैं। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखिए आप, संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, एक ही नागरिक समूहों पर शासन करते हैं। मतलब यहाँ का कहने का मतलब क्या है? विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, मतलब राज्य में राज्य सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, ऐसे एक ही नागरिक समूहों पर शासन करते हैं, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। जैसे केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी वो पूरे देश में लागू होंगे, और राज्य सरकार जो नियम बनाएगी वो अपने देश के नागरिकों पर लागू होंगे। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकार है वो संविधान में उस स्पष्ट रूप से वर्णित है।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान में वर्णित है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का भी क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, मतलब दोनों में अपनी अपनी शक्तियों को बांट दिया। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं, मतलब कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं। तो देखो, संघ सूची है, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिन पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इस प्रकार कितनी सूचियां, 3 सूचियां हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछे ना कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। क्या लिखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखो, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट है। पहली विशेषता, संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। जब आप बुक का पहला प्रश्न देखते हो ना, तो उसमें मौलिक कर्तव्य दे रखे होते हैं ना, तो वो भी हमारे संविधान में है, और हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है वो भी हमारे संविधान में सम्मिलित हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं, जो न्यायपालिकाएं होती है वो स्वतंत्र है, मतलब वो किसी सरकार के अधीन नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब इससे बड़ा विश्व का कोई सा भी संविधान नहीं है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। भारत में संघीय शासन व्यवस्थाओं के अधिकार बताओ। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब वही संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, मतलब ये जो संघ सूची इस पे इतने विषयों पर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। प्रतिरक्षा पर, विदेशी, बैंकिंग, संचार और मुद्रा पर, ये इन चीज़ों पे बनाती है संघ सूची। राज्य सूची पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई पर कानून बनाती है राज्य सरकार। समवर्ती सूची विवाह, गोद लेना, शिक्षा और वन, इन पे बनाती है समवर्ती सूची। तो 3 सूचियाँ हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, अगली यूनिट है ये, तीसरी यूनिट चल रही है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के पूछे जाएंगे, 2 अंक के। पहला प्रश्न बनेगा, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन का अर्थ है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद का अर्थ होता है पुरुष और महिला के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखने वाले महिला या पुरुष, उसे नारीवाद कहते हैं। पितृ प्रधान समाज का अर्थ बताओ। तो पितृ प्रधान समाज का शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है, मतलब माता से पिता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे, इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जैसे शूद्र, वैश्य है ना, वो जो व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था। लैंगिक श्रम विभाजन का क्या अर्थ है। श्रम लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं, उसे श्रमिक विभाजन या लैंगिक श्रम विभाजन कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या आशय है। तो भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। पहला पॉइंट, किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी, मतलब आप अपने भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म की आलोचना करते हो। इसलिए तो हम धर्मनिरपेक्ष है, मतलब भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को निषेध किया गया है। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी प्रकार के किसी भी जाति के लोगों को हम अशब्द या जाति सूचक शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, उसको निषेध किया गया, मतलब रोका गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होते हैं, कारण बताओ। तो देखो, पहला तो होता है महिलाओं के साथ भेदभाव, माता पिता लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। ये तो पहला भेदभाव का कारण है ही सही। लड़कियों को तो वो ऐसा समझते हैं
कि नहीं पढ़ेगी दूसरे घर जाएगी, और लड़कों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो पहला तो यही है। दूसरा, पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी भी कम देते हैं। मतलब एक भेदभाव का ये भी कारण है कि पुरुष ज़्यादा वर्क करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे, भारी काम करेंगे, और महिलाएं ऐसा नहीं करेगी, तो वो वहाँ पे भी मजदूरी कम देते हैं। लड़कों का जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को रसोई तक सीमित रखा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पितृ प्रधान समाज के कारण, मतलब पिता को अधिक महत्व देने के कारण भी महिलाओं को के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को सदा पुरुषों के अधीन ही समझा जाता है, मतलब ये भी एक कारण है। महिलाओं के घर के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है, जबकि छोटे छोटे काम निकलते हैं जो बहुत उसमें समय भी लगता है, लेकिन वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। सांप्रदायिकता के दो कारण लिखिए। तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता है। अलग अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा, मतलब लोग अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ बनाने के कारण भी ऐसा करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। अब अगले यूनिट है राजनीतिक दल। कौन सी यूनिट है? राजनीतिक दल। इसमें से कितने अंक का पूछा जाएगा? 4 अंक का। कितने अंक के पूछे जाएंगे? 4 अंक का। तो पहला प्रश्न है, जनमत शब्द का अर्थ क्या है? जनमत शब्द का अर्थ है जनता का मत। क्या है? जनता का मत। जनमत मतलब जनता का मत। अब जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जो भी दल होते हैं, जब चुनाव आते हैं तो सब पार्टियां चुनाव लड़ती है ना, उसे ही और फिर लोग अपना मत देते हैं, उसे कहते हैं जनमत मत। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे कहा जाता है जनमत मत। राजनीतिक दल नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब वो अपना जो भी काम करवाएंगे ना, वो 5 साल में वो सहारा का सारा गाना गा देंगे कि हमने ये काम करवाया, लोगों को लुभाएंगे और वोट मांगेंगे। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़ते हैं और वो अपने जो उम्मीदवार होता है और उसके जो समर्थक होते हैं, तो उसके समर्थक अपने उम्मीदवारों को जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। और पार्टियां भी अपने जो जिन सदस्यों को टिकट देती है उनको अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करती है ताकि उनकी गवर्नमेंट बन सके। दल बदल किसे कहते हैं? दल बदल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी भारत में। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, उसे दल बदल कहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति किसी भी एक पार्टी से विधायक बन गया और कुछ दिन के बाद वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, इसे तो दल बदल कहेंगे। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। शपथ पत्र से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शपथ पत्र किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसे शपथ पत्र कहते हैं। शपथ पत्र। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिसके कारण से बहुत से लोग अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। राजनीतिक दल अपना काम सही तरीके से नहीं करते। इन दोषों के बारे में निम्नलिखित बातों को जान लें। पार्टियों के बीच आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, मतलब जो पार्टी है उनमें आंतरिक कलह होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई फैसले लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श लिया जाए, परंतु कुछ वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। ऊपर के नेता ही फैसले लेते हैं और फिर अपन सुनते हैं कि वो उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो उनसे संतुष्ट नहीं है, वो दूसरा उम्मीदवार चाहते हैं। वंशवाद की स्थापना। दूसरा है वंशवाद की स्थापना। क्या है कि अलग अलग प्रकार, मतलब अनेक राजनेता धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों को ही आगे बढ़ाते हैं, वंशवाद को आगे बढ़ाते हैं। पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभुत्व। चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसों का अनुचित प्रयोग करके अपनी पार्टी का बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। लोकतंत्र के परिणाम। 3 अंक का आएगा। अगला चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। साधारण शब्दों में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा है। लोकतंत्र किस प्रकार सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है? ये जो लोकतंत्र मतलब लोक का मतलब है देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं।
लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश का शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले जनता द्वारा चुने हुए सदस्य ही करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होता है और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा सरकार को बदल देते हैं। इसका एक पॉइंट इधर लिख दिया था, मैंने पहले प्रश्न लिखा था। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोग को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध कराती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 साल। कितनी है? 18 साल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो और वो अपना क्या कर सकता है वो अपना वोट डाल सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? 3 प्रश्न पूछा। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी सरकार का, जिम्मेवार सरकार का और वैध सरकार का गठन करता है? तो देखो, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की विशेषताएं छिपी है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन उसे त्यागपत्र देना होता है। इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी सरकार के लिए जिम्मेदार होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही है जो संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये लोकतंत्र के अंतर्गत ही हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाते हैं। दूसरा, ये लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाते हैं। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, अल्पमत का मतलब होती है कम मत में, तो एकदम उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि तब उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। ये पहली यूनिट का जो था ना बेल्जियम वाला, उसके कुछ क्वेश्चन और थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे अभी बिहार में कुछ ही महीनों पहले, एक आध महीना भी नहीं हुआ होगा, मतलब इसी पिछले महीने की बात है कि वहाँ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाई थी। अब वो टूट गई। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली, मतलब जिसमें 2 दल के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय भाषाओं से। इस प्रकार आपका ये जो सिविक्स वाला जो चैप्टर है, मतलब वो जो बुक है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसका पूरा कंप्लीट हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इसी प्रकार के अच्छे प्रश्न प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।